आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, एस्से राइटिंग जिसको कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि मतलब निबंध लेखन कैसे आप निबंध लिखोगे। डिस्क्रिप्टिव माने होता है वर्णनात्मक, पैराग्राफ माने पैराग्राफ, अनुच्छेद होता है, राइटिंग माने लेखन। ठीक है, वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन यानी कि एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग माने निबंध लेखन। तो आपके कोर्स में जो है निबंध लिखने के लिए आएगा, ज़रूर आएगा। और इसमें आपको जो है क्या करना है कि रट कर नहीं लिखना है, आपको समझ के लिखना है। ठीक है, और सीधे सीधे आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। 6 नंबर आपको सीधे सीधे 1% आपका बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए देखते हैं इसके कैसे लिखना है और कौन कौन सा निबंध आपके एग्जाम में किस तरह के निबंध आएंगे, उसकी पूरी जानकारी लिखते हैं। इसका टिप्स और ट्रिक पूरा रूल्स देखते हैं। तो देखिए पहले आपको हिंदी में जो दिया गया किताब में आपके समझा दे रहे हैं उसको, पहले उसी में सब कुछ जानकारियाँ उसी से रिलेटेड है, तो मैं और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तब फिर उसके बाद हम एक निबंध देखेंगे तुरंत, फिर बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट निबंध है उसको भी अगले दिन देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है कि एस्से शब्द फ्रांसीसी भाषा के एसाई से बना है। ठीक है, कभी कभी मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में बहुत सारे पूछ लेते हैं कि इससे का मीनिंग क्या है, किस शब्द से बना है, तो थोड़ा सा इसको आपको जानना चाहिए, भले आपके सिलेबस में ना हो। ठीक, ताकि आपको इसका मेन पॉइंट समझ में आए, इससे होता क्या है, कैसे इसमें क्या लिखना है, क्यों आता है, ये सब जानकारी हो जाए। इससे फ्रांसीसी भाषा के एसाई से बना है। जैसे इंग्लिश हिंदी में नहीं, संस्कृत के और उर्दू के अंग्रेजी के शब्द मिल गए हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी फ्रांस के भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा मिले, ग्रीक यूनानी भाषा के मिल गए, रोमन यानी लैटिन भाषा के शब्द मिले हैं, तमाम सारे मतलब दूसरी भाषा के भी, यूनानी, लैटिन, ठीक है, फ्रांसीसी, ये तमाम भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। इसका अर्थ होता है प्रयास। ठीक, तो इससे शब्द फ्रांसीसी भाषा एसाई से आया है जिसका अर्थ होता है प्रयास। अंग्रेजी में अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट माने प्रयास। अतः अच्छे निबंध लेखन के लिए प्रयास आवश्यक है, इसीलिए आपको निबंध लिखने का प्रयास कर लेना चाहिए। निबंध लिखना एक कला है कि विस्तृत अभ्यास से इस कला में दक्षता प्राप्त की जा सके। निबंध लिखना एक कला, मतलब लिखने की आपको अभ्यास करके उसकी कला आपको विकसित करना है। निबंध रट लेना एक गलत प्रवृत्ति है, बताना कि निबंध को रट के नहीं लिखना चाहिए। इससे मौलिकता का ह्रास होता है। मौलिकता मतलब जिससे उसकी ओरिजिनलिटी जो होती है वो ह्रास हो जाता है, क्योंकि रट के लिखोगे तो मान लिया जाएगा आप रट के लिखे हो, अपने हिसाब से किसी भी टॉपिक पर अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते हो। हाई स्कूल की परीक्षा में अब निबंध के शीर्षक के साथ उसके हिंट्स और आउटलाइंस दिए होते हैं। मतलब हाई स्कूल के एग्जाम जो होगा आपके उसमें हिंट दिया रहेगा, मतलब हेडिंग दिया रहेगा, वही बना के हेडिंग आपको हिंट डाल देना होगा। ठीक, आउटलाइंस माने होता है रूपरेखा, हिंट्स माने संकेत या अथवा रूपरेखा, उसमें क्या दिया रहेगा। दिए हुए हिंट्स या आउटलाइंस के आधार पर ही छात्रों को निबंध लिखना चाहिए। इतना जान लीजिए, अपने मन से हेडिंग आपको नहीं लिखना, जो उसमें हेडिंग दिया है, हिंट दिया, वही आपको लिखना है। एक निबंध पर विभिन्न प्रकार के आउटलाइंस बनाई जाती हैं, मतलब कई प्रकार की रूपरेखा एक निबंध पर बनाई जा सकती है। किसी किताब में जैसे राजू प्रकाशन में देखोगे तो कुछ रहेगा, विद्या प्रकाशन में कुछ रहेगा, अलग अलग प्रकाशन में, एक्सीलेंट में कुछ रहेगा, तो मतलब उसका हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हेडिंग दे सकते हैं कि हाँ इस पे ये टॉपिक पे आप बताओ। ठीक, तो जो आपके पेपर में आएगा उसी पे आपको लिखना है। इस पुस्तक के निबंध छात्रों के पथ प्रदर्शन के लिए रटकर लिखने के लिए नहीं है, मतलब समझ के लिखने के लिए है। अतः छात्र के हित में यही है कि जिस प्रकार के हिंट्स प्रश्न पत्र में दिए हों उन्हीं के आधार पर निबंध लिखें, जैसे इसमें बताया जा रहा है उसी तरह से लिखें। जो सेम टू सेम मिलेगा आप तो सेम टू सेम लिख देना। बाई चांस का हेडिंग अलग रहेगी तो आप उसी में से अलग भी लिख सकते हो। हाँ, ये कि उतना पढ़े रहोगे तो उसी में से जो अलग रहेगा उसी मैटर में से वो भी रहेगा, वो उतना समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। क्या क्या ध्यान रखना है उसको ध्यान से देख लीजिए। 8 बातें हैं जो ध्यान रखना आपको चाहिए निबंध लिखते समय, ताकि आपको पूरा 6 के 6 नंबर मिल जाए। पहली बात यह है कि प्रश्न पत्र में दिए हुए विषयों में से जिस पर अधिक जानकारी हो उसी पर निबंध लिखना चाहिए। ठीक, पहले 2-3 निबंध आपको दे देंगे, कम से कम 2 या 3, तो उसमें से ये देखना किसके बारे में हमको ज़्यादा, किस टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो तभी तो आप लिखना उस पर। नहीं तो पता लगे आधी अधूरी जानकारी लिखते समय भूल जाओ तो फिर काट के उसको लिखोगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए पहले से इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है दिए हुए हिंट के आधार पर यानी संकेत के आधार पर पॉइंट पर एक अनुच्छेद बनाकर लिखना चाहिए। पॉइंट माने बात, किसी बात या बिंदु है, एक अनुच्छेद आप बना के लिखना चाहिए हिंट के आधार पर। पैराग्राफ जो ना अधिक बड़ा हो ना अधिक छोटा, मतलब जो भी हिंट है सभी हिंट को आप हेडिंग के रूप में बना दीजिए। ब्लैक पेन से लिख लीजिए या नीले से लिखिए तो अंडरलाइन कर दीजिए, उसे ब्लैक से लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद नीले कलम से उसका डिटेलिंग करिए। एक पैराग्राफ 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना बड़ा आप जरूरत समझिए, बहुत बड़ा नहीं, आप उतना लिख दीजिए 2 से 3 लाइन में। ठीक, और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अनुच्छेद और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही लाइन लिख दो। ठीक, निबंध का प्रारंभ प्रभावपूर्ण ढंग से होना चाहिए। प्रभावपूर्ण ढंग से मतलब थोड़ा सा इफेक्टिव बात जो है आप निबंध के शुरुआत में लिखेंगे। ठीक, क्योंकि इंट्रोडक्शन होता है ना, परिचय, तो प्रभावशाली होता है ना, धमाकेदार उसका परिचय होना चाहिए। मतलब कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी शुरुआत में बहुत ठोस बातें आपको बताना चाहिए उसके बारे में। निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब एकदम सरल अपने भाषा में आपको निबंध लिखना है, इसीलिए तो नाटक नहीं लिखना है। वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। स्पेलिंग तथा पंक्चुएशन का ध्यान रखना चाहिए। स्पेलिंग मतलब मीनिंग आपको याद होना चाहिए कि जो शब्द लिख रहा है उसका इंग्लिश का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि और करें कि स्पेलिंग और पंक्चुएशन का भी ध्यान देना चाहिए। पंक्चुएशन माने होता है विराम चिन्हों का प्रयोग। लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को ही हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे कहाँ कामा लगे, कहाँ फुल स्टॉप लगे, कौन सा शब्द बड़े से लिखा जाए, कौन सा कहाँ इन्वर्टेड कामा बंद होगा, प्रश्नवाचक लगे, ये सब रूल्स जो है आपको पालन करने चाहिए। और आपके सिलेबस में पंक्चुएशन भी आता है, एक क्वेश्चन सीधे सीधे उसको लगाने के लिए, तो वो रूल वो आप चैप्टर पढ़ लीजिए, इसका भी आपको ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। प्रस्तावना की बात उपसंहार भी प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। कंक्लूजन ये भी प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। 7वां को टॉपिक आपका निबंध लेखन के बाद, लिखने के बाद उसे अवश्य दोहरा लेना चाहिए। इस प्रकार व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां दूर हो सकती हैं। मतलब लिखने के बाद एक बार दोहरा लो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं, अगर कोई ग्रामेटिकली गलत है व्याकरण के हिसाब से उसको आप सही कर दीजिए, नहीं तो फिर एग्जामिनर पाएगा गलत तो काट ही देगा नंबर। अगला लास्ट पॉइंट ये है कि सुंदर लेख परीक्षक पर सदा, परीक्षक पर यानी परीक्षक माने एग्जामिनर पर हमेशा अच्छा प्रभाव डालता है, सदा अच्छा प्रभाव, इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब हैंड राइटिंग भी आपकी सुंदर होनी चाहिए, मतलब राइटिंग अच्छी है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो कट भी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको दोहराने की भी सलाह दिया जा रहा है। दोहराने मतलब आप पूरा जब पेपर हल कर देंगे तो लास्ट में 15 मिनट पहले आपका जो समय बच जाता है, 10 से 15 मिनट पहले प्रयास करिए, 10 मिनट पहले आप मतलब कि हल कर लीजिए पूरा, 10 मिनट में लास्ट में रिवीजन करिए। या 15 मिनट मिल जाता आधा घंटा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप रिवीजन पूरा कर लीजिए। रिवीजन करते समय जो गलतियाँ पकड़ में आ जाए उसको सही करिए। काइंड्स ऑफ स्टेज निबंधों के प्रकार। ठीक, तो निबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3। पहला डिस्क्रिप्टिव, जिसको वर्णनात्मक, यही आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग आपके सिलेबस में ही है, इसमें से पक्का एक आपको आना ही आना है। ठीक, और दूसरा नैरेटिव माने विवरणात्मक, विवरणात्मक माने किसी के बारे में विवरण देना, ब्यौरा देना। ठीक है ना। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव, विचारात्मक। ठीक, तो 3 प्रकार के आपके निबंध होते हैं और जो आपको दिए जाएंगे कि हाँ इसके बारे में आप लिखिए। ठीक, और लेकिन ध्यान देना अब जो है आपको 2 ही प्रकार के आपके कोर्स में इस वर्ष हैं। ये रिफ्लेक्टिव माने विचारात्मक, ये निबंध आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्क्रिप्टिव आएगा एक, और एक नैरेटिव आएगा वर्णनात्मक, एक वर्णन करने के लिए आएगा। डिस्क्रिप्टिव में रिपोर्ट राइटिंग की तरह वो आएगा। ठीक ना, तो 2 ही निबंध आपको, 2 में से कम एक आपको करना है, 2 में से 1 करना है आपको। ठीक है, तो कम से कम 2 दिए रहेंगे। अब देखिए यहाँ तीनों के बारे में बताया गया। डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं? नैरेटिव। इस प्रकार के निबंधों में किसी पशु पक्षी, ऐतिहासिक इमारत, पोस्टमैन, अध्यापक, पुस्तक आदि का वर्णन होता है। डिस्क्रिप्टिव निबंध के अंतर्गत कौन कौन से निबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? कोई भी पशु पक्षी के बारे में पूछा जा सकता है उसमें। ठीक है, कोई पशु पक्षी, मत पशु में जैसे मान लीजिए एनिमल, काऊ के बारे में पूछ लिया गया है, द काऊ। और ऐतिहासिक इमारत, मान ले ताजमहल के बारे में देखिए, द ताज देखिए, या विजिट टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग पूछ लेता है, ऐतिहासिक भ्रमण को देखने जाना। ठीक है ना, ऐतिहासिक भवन को देखने जाना। पोस्टमैन के ऊपर आ सकता है, अध्यापक के ऊपर आ सकता है कि योर फेवरेट टीचर, योर फेवरेट इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, कुछ भी पूछ सकते हैं।
योर क्लास टीचर, इस तरह से नाम से टीचर के ऊपर। अब पुस्तक का भी वर्णन हो सकता है, योर फेवरेट बुक भी पूछ सकता है, आपकी प्रिय किताब क्या है, आप जिसे रामचरितमानस वगैरह इत्यादि जो भी बता सकते हो। तो इस तरह से मतलब किसी पशु पक्षी, ऐतिहासिक इमारत, पोस्टमैन, अध्यापक, पुस्तक आदि का वर्णन होता है। और नैरेटिव में क्या है, इस प्रकार के निबंधों में किसी घटना का विवरण दिया जाता है, जैसे कोई यात्रा, घटना या दुर्घटना, मैच तथा जीवन चरित्रों का विवरण। तो मतलब कोई भी किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी की यात्रा का वर्णन करने के लिए आ सकता है। नैरेटिव माने वर्णनात्मक हो भी करता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव माने वर्णनात्मक, नैरेटिव माने विचारात्मक, विवरणात्मक, विवरणात्मक। वैसे नैरेटिव सब बना नैरेट से, नैरेट माने होता किसी का के बारे में वर्णन करना या विवरण देना। तो विवरणात्मक, यात्रा का विवरण दो, घटना का विवरण दे, दुर्घटना का, मैच का विवरण दे दो, जीवन चरित्र का विवरण दे दो, मतलब ब्यौरा बताना। महात्मा गांधी के ऊपर आ सकता है, जवाहरलाल नेहरू, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मी आदि महान व्यक्तियों का वर्णन हो सकता है। इसमें मतलब किसी महापुरुष के बारे में भी आ सकता है, और यात्रा, घटना, दुर्घटना, मैच इत्यादि का भी आ सकता है। तो इसलिए क्रिकेट मैच के ऊपर आप जरूर याद कर लेना कि ये अक्सर आता है। या योर फेवरेट मतलब कि गेम पूछ सकता है, आपका प्रिय खेल क्या है, या डायरेक्ट कह दे क्रिकेट, ठीक है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो इसमें से ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और देखिए तीसरा, रिफ्लेक्टिव, इस प्रकार के निबंध में किसी भावना प्रधान या दार्शनिक विषय पर अपने निबंध लिखने होते हैं, जैसे विधवा विवाह, कर्तव्य, वीरता, दहेज प्रथा इत्यादि पर लिखा जाता है, ठीक ना। लेकिन नोट यहाँ दिया भी गया, रिफ्लेक्टिव निबंध हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं है, ये आपको इंटर में जाओगे तब मिलेगा, ठीक ना। हाई स्कूल में आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा निबंध कैसे लिखना है। अब चलिए एक निबंध हम लोग देख लेते हैं, माई इंग्लिश टीचर, या द टीचर आई लाइक मोस्ट, वह अध्यापक जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो देखते हैं, देखिए, या फिर एक गुड टीचर के नाम से भी आ सकता है। तो ये निबंध आपको देखना है। तो देखिए यहाँ हिंट आपको दिया गया है, इंट्रोडक्शन माने परिचय, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनका ड्रेस और देखने में वो कैसे हैं इसको, और हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसे है, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, हिज क्वालिटीज, उनके गुण कैसे हैं। तो देखिए मतलब इसमें हिंट्स दिया है ना, यही हिंट्स यहाँ आपको हेडिंग बना के लिख देना है पेपर में ब्लैक पेन से, ठीक ना। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिख देना, हिंट्स नहीं लिखना, हिंट्स के आगे जो पॉइंट लिखा गया उसको हेडिंग बना के लिखना। इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के 2-3 लाइन जो भी आपको बताना है उसको बता दीजिए। फिर उसके बाद हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी कि आप इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, आप परिचय, अपने अध्यापक का परिचय बता दीजिए कि कौन आपके अध्यापक हैं, ठीक है, उनकी क्या डिग्री है, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, उनका परिचय हो गया। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस बता दीजिए, इसमें मतलब सोच लेना, ड्रेस वो कैसा ड्रेस पहनते, साधारण कपड़े पहनते, अपीयरेंस माने देखने में वो कैसे हैं, ठीक है ना, ये बता दीजिए। और बिहेवियर, उनका व्यवहार भी बता दीजिए, बच्चों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका बता दीजिए कि वो पढ़ाने का तरीका उनका कैसा, अच्छा है कि गड़बड़ है, ये सब। उसे गड़बड़ नहीं बताना, गड़बड़ भी आपके टीचर का अध्यापक रहे तो आप अच्छा ही बताना, क्योंकि एग्जामिनर यही कहेगा कि लड़का ही गड़बड़ होगा तो इसलिए अध्यापक को भी गड़बड़ बता रहा है, ठीक है ना। हिज क्वालिटीज, उसके गुण, उसके अच्छे गुणों को बताइएगा, बुरे गुण कोई नहीं बताना है, ठीक ना। टीचर के अंदर एक अच्छे गुण होने चाहिए। कुल मिला के आपको अच्छा ही बताना है, खराबी बताना नहीं है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक टीचर ही आपकी कॉपी जांचेगा, टीचर की बुराई आपको नहीं करना है। चलिए देखिए, अब देखिए इंट्रोडक्शन। तो जनरली तो भाई टीचर अच्छे ही होते हैं, सबके अंदर क्वालिटीज़ रहती हैं, वो तो अपवाद स्वरूप कुछ लोग होते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना, मैं हिंदी सहित बता दे रहा हूँ ताकि आप इसी तरह से हिंदी सोच के अंग्रेजी लिख लो। आपको करना पड़ेगा, देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में कई अध्यापक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी का रिस्पेक्ट माने सम्मान करता हूँ। देखिए आगे है, बट आई लाइक श्री जीपी शर्मा मोस्ट, लेकिन मैं जीपी शर्मा को सबसे अधिक पसंद करती हूँ। मतलब आपको ये बता देना कि मतलब स्कूल में मेरे कई अध्यापक हैं। भूमिका थोड़ा सा बताना, इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका क्या होता है ये प्रस्तावना। उसके बाद मैं सभी का सम्मान करता हूँ, इतना भी बताना ताकि लगे कि आप टीचरों का सम्मान करती हैं। उसके बाद बता देना, बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करती हूँ। तो अब जो आपके फेवरेट टीचर है उनका नाम आप बता देना। तो कोई जरूरी नहीं जीपी शर्मा बताना, आप जीपी शर्मा की जगह किसी दूसरे का नाम आपको बता देना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि अगर आदमी का नाम बताना तो उनके लिए ही लगाना या हिज लगाना, हिम लगाना, और लेडीज टीचर का नाम बताना तो उनके सी लगाना, प्रोनाउन भी उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। क्लियर।
तो मान लीजिए यहाँ श्री जीपी शर्मा मान लीजिए बता दिए, आप अपने टीचर का नाम बता देना। इसको तो मत लिखना, अपने टीचर का किसी दूसरे का नाम बताना, ताकि लगे कि हाँ अपने मन से आप लिख रहे हो, रट्टा नहीं मारे हो। ही इज एन MALT, वह परास्नातक है। MALT माने होता है परास्नातक, परास्नातक। और ही टीचर्स में हिंदी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। मतलब MA किए हैं, LT के परीक्षा एग्जाम देके वो आए हैं, और वो हमें मुझे क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। और ही इज माई क्लास टीचर, वह मेरे क्या हैं, क्लास टीचर हैं। तो LT ग्रेड की परीक्षा होती है, लेक्चरर, ठीक है ना, तो लेक्चरर ग्रेड की होती है, ठीक। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हो। MALT का मतलब ये परास्नातक है ये, ठीक है, उनकी डिग्री बताया जा रहा है। ही ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनका ड्रेस और अपीयरेंस माने देखने में वो कैसे हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुल मिला के पहले में बताना है कि बहुत सारे अध्यापक मेरे स्कूल में हैं, मैं सबको सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने टीचर नाम बताऊँ उनको ज़्यादा पसंद करता हूं। उनकी डिग्री बता देना, MALT या MA BEd भी आप बता सकते हो, ठीक है ना, वो MA BEd है ऐसे भी बता सकते हो। उसके बाद जो है वो मेरे क्लास टीचर है, आपके क्लास टीचर भी बताना तो क्लास टीचर भी बता दीजिए। अगर क्लास टीचर के नाम से नहीं है तो आप नहीं भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाजिरी नहीं ले रहे हैं तो आप नहीं भी बताओगे चलेगा, अगर बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखने नहीं आ रहा क्लास टीचर है कि नहीं है, जिनको बता दोगे वही मान लिए जाएंगे। चलिए देखिए, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनका ड्रेस और अपीयरेंस मैंने देखने में वो कैसे हैं। तो बता दो कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेज, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन ए धोती, समर में गर्मी में वह धोती पहनते हैं, एंड शर्ट, और एक शर्ट पहनते हैं, ठीक। इन विंटर जाड़े में ही पुट्स ऑन ए स्वेटर, वह स्वेटर पहनते हैं, एंड वुलन कोट आल्सो, और ऊनी कोट भी पहनते हैं। ही यूजेज ए कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पर एक टोपी भी लगाते हैं, टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ही इज अबाउट 40 years ओल्ड, वह लगभग 40 साल के हैं। ही इज टाल, वह लंबे हैं। हेल्थी माने स्वस्थ हैं, एंड वेल बिल्ट माने सुगठित है, मतलब उन शरीर की बनावट अच्छी है, बिल्ट माने बनावट। ही यानी कि कुल मिला के हष्ट पुष्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, नीचे कुछ वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, आप यहाँ से भी मीनिंग याद कर सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं क्या उनके बारे में दिया गया है। ही ऑलवेज स्माइलिंग, वह हमेशा क्या रखा करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, आप ये भी बता सकते हैं। कुल मिला के इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ बता दे, काफ़ी उनके अपीयरेंस बता दिए। आपको जो अपने टीचर में नजर आए वही आप लिख देना, तब भी आपको चल जाएगा, क्योंकि उतना तो आपको याद ही हो जाएगा। और टोपी नहीं भी लगाते तो बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एग्जामिनर जान नहीं रहेगा आपके टीचर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ठीक ना, बता सकते हो। कोई भी इसमें अपीयरेंस में आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उतना तो बता ही सकते हो जितना आपके टीचर के अंदर है, आप देख रही हो। तो आप इतना नहीं, इससे थोड़ा कम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला आपको बता दे रहे हैं कि हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा, इसको भी बता दो। देखो व्यवहार में क्या क्या बताना है। हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, हार्श माने कठोर, उनका व्यवहार कठोर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मारते नहीं हैं। ही इज काइंड टुवार्ड्स द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों के प्रति काइंड माने दयालु हैं, एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और अध्यापकों के प्रति मित्रवत हैं। हीज हैबिट्स आर सिंपल, उनकी आदतें सिंपल माने साधारण हैं। ही इज स्वीट टेम्पर्ड मैन, वह मृदु स्वभाव के व्यक्ति। स्वीट टेम्पर्ड माने किताब दिए मधुर भाषी, मधुर भाषी है, बड़े मतलब बड़े प्रेम से बोलते हैं। ही इज माइनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके तौर तरीके, माइनस माने तरीका या व्यवहार या ढंग है, उनका व्यवहार बहुत क्या है, चार्मिंग माने आकर्षक है। और क्या, तो इस तरह से उनका व्यवहार बता सकते हो ना, कि व्यवहार में आप कुछ बातें बताना कि कठोर नहीं है, दयालु हैं, विद्यार्थियों के प्रति, अध्यापकों के प्रति दोस्त मित्रवत रहते हैं, साधारण आदतें हैं, मधुर भाषी व्यक्ति हैं, और बहुत आकर्षण है उनके माइनर में, यानी तौर तरीके उनके बहुत आकर्षक हैं, ठीक। अगला हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका बता दीजिए। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव माने प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। हीज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पाठ बहुत इंटरेस्टिंग माने रुचिकर होते हैं, यानी पढ़ते समय उनके बच्चे बोर नहीं होते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट, यहाँ तक कि सबसे कमजोर विद्यार्थी भी फॉलोज हिम इजिली, उनका आसानी से फॉलो माने अनुकरण कर लेते हैं, मतलब जो पढ़ाते हैं सबसे कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने विषय के मास्टर माने ज्ञाता होता है, दक्ष होता है, गुरु भी होता है, अपने विषय के ज्ञाता हैं, दक्ष हैं, उन्हें अपने विषय के मास्टर। अच्छा, ही इज रेस्पेक्टेड, वह उनका सम्मान किया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, उनके ज्ञान के नाते हैं, वो अपने विषय के ज्ञाता है, इसलिए उनके ज्ञान के नाते उनका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है।
इस तरह से उनके पढ़ाने का तरीका भी बताना है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कमज़ोर विद्यार्थियों को भी आ जाता है, सरल तरीके से बताते हैं, सम्मान किया जाता है, विषय के ज्ञाता है, भले आपके टीचर के कम आता है लेकिन आपको इस तरह से बता देना है। ठीक, लगे कि आपको बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं इसलिए आप भी बहुत अच्छे होंगे इंग्लिश में, इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे हैं इसलिए आप भी बहुत अच्छे से आपको भी आता होगा, नहीं तो यही कहेंगे एग्जाम कि इनके टीचर ही नहीं सही हैं तो ये इनको ही क्या आता होगा। ठीक, तो आगे आपको बता देना हिज क्वालिटीज, उनके गुण क्या क्या हैं। ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज, उनके पास बता दो कई अच्छे गुण हैं। ही इज ए मैन ऑफ गुड करेक्टर, वह अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वह नियमित रूप से आते हैं। पंचुअल माने समयनिष्ठ है, समय पे आते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रमी है। तो ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह क्लास में अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। जैसे बहुत टीचर बच्चों से फालतू बात करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो ये सब उनके अंदर क्वालिटी नहीं बता दो। समय से आ जाते हैं, भले चाहे रोज़ लेट आएँ, लेकिन आपको बताना समय से आते हैं, कठिन परिश्रम करके पढ़ाते हैं, भले कभी ना पढ़ाएं। अगला देखिए, ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, वह हर समय अपने विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं, मतलब पढ़ने पढ़ाने में। ही इज काइंड हार्टेड, वह दयालु हृदय के हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम बुक्स, वह गरीब विद्यार्थियों को किताब देकर मदद भी करते हैं जिसके नहीं रहता है। ये भी बता दो, भले कभी ना देते हो, उसकी अच्छी क्वालिटी उनकी क्योंकि बताना। ही इज आल्सो ए गुड स्पोर्ट्समैन, वह एक अच्छे स्पोर्ट्समैन माने खिलाड़ी भी हैं, बच्चों के साथ खेल भी लेते हैं कभी कभी। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, माने वह सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, उनके जीवन का भी कुछ सिद्धांत है, अच्छे सिद्धांत है। ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श अध्यापक हैं। आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए मैं उसे सबसे अधिक पसंद करती हूँ, अत्यधिक पसंद करती हूँ या करता हूँ। ही इज नोन बाय हिज क्वालिटीज, वह अपने गुणों के द्वारा जाने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बता देना है। ठीक है, अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें निष्कर्ष नहीं लिखा गया, कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन हेडिंग आ जाएगा तो कंक्लूजन में आप लास्ट में मतलब कि ये 2-3 वाक्य लास्ट से जो है इसको आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको अगला बेस्ट फ्रेंड वाला निबंध और भी जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।